अब हम आगे चल रहे हैं टू स्टडी अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स तो ये एग्जैक्टली होते क्या है? तो यूकैरियोटिक सेल्स का सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है वो बेसिकली होता है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद होता है समथिंग कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। तो लेट्स ट्राई टू स्टडी सेल वॉल फर्स्ट एंड देन कम टू द सेल मेम्ब्रेन। We come to cell wall first. Okay, here we come for cell wall. अब जब हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं बेटा, तो यूकैरियोटिक सेल वॉल जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिव कवरिंग। नॉन लिविंग होता है, ये रिजिड होता है, इट इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बिकॉज इट हेल्प्स इन ग्रोथ, और इट हेल्प्स टू प्रोवाइड ग्रोथ इन द सेल्स। जब हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, किसी भी सेल के पास बेसिकली दो सेल वॉल तो होते ही होते हैं। सबसे पहले दे हैव समथिंग कॉल्ड एज मिडल लैमेले, देन दे हैव समथिंग कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से वो सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है। स्पेसिफिकली एग्जांपल देंगे हम तो पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। जो परमानेंट सेल्स होंगे, जो जनरली ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, उनके पास सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाता है। और जो डेड सेल्स होते हैं उनके पास टर्शियरी सेल वॉल होगा, जैसे ट्रकीज, जाइलम वेसल्स हो गए, या फिर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हो गए, उनमें बेसिकली टर्शियरी सेल वॉल होता है। आर वी क्लियर बेटा? So, as cell membrane, primary cell wall diminishes and secondary cell wall is formed. Meaning, जब secondary cell wall बनता है तब primary जो होता है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, तब जाके secondary cell wall बनता है। प्राइमरी सेल वॉल जनरली सिंगल लेयर का होता है, सेकेंडरी मल्टीपल लेयर्स का होगा। ठीक है। एंड दीज मेनली आर फाउंड इन ग्रोइंग सेल्स, दीज आर फाउंड इन द मेच्योर सेल्स विच डू नॉट ग्रो इन नेचर। ठीक है। तो जब हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। जनरली जो प्राइमरी सेल वॉल होता है कुछ केमिकल रिलीज करते जाता है। दिस इज नथिंग बट योर मिडल लैमेले, एज वी नो दैट दिस इज मिडल लैमेले। This middle lamellae that we see is composed of calcium pectate in nature, और जो प्राइमरी सेल वॉल होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज। वो धीरे धीरे केमिकल्स और ज्यादा सक्रीट करते जाता है एंड इट गिव राइज टू सेकेंडरी सेल वॉल एज वी कैन सी। दिस इज द साइटोप्लाज्मिक रीजन। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल को जन्म देता है वो जनरली साइटोप्लाज्म की तरफ जन्म देता है। इट इज टुवर्ड्स द inside of the cells rather than the outside of the cell। ठीक है। सो when we talk about cell wall, अलग अलग सेल्स के अलग अलग सेल वॉल होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के हो जाएंगे पेप्टिडोग्लाइकिन, प्रोटेस्टा के अलग अलग केमिकल्स होते हो सकते हैं सेल वॉल के लिए, जैसे इट कैन बी कंपोज ऑफ सिलिका, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। फ्लैजुला सॉरी फंगाई जो होता है इट इज हैविंग काइटिन से बना हुआ सेल वॉल which is modified from the structure called as acetyl glucosamine, that is NAG। ठीक है। एंड प्लांट्स जो होता है वो अलग अलग केमिकल से बनता है। प्लांट्स के सेल वॉल जनरली बनते हैं सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, पेक्टिन या प्रोटीन से बनते हैं, जिनमें हमारा एनसीईआरटी कहता है कि जो अलगे होता है, अलगे का सेल वॉल इन केमिकल से बनाए जा सकते हैं, अलग अलग केमिकल से। तो यहाँ पे अपने को एक ब्रीफ फ्लो शीट दिया हुआ है जो किंगडम प्लांटे से कोरिलेट करके बनाया गया है, कि ग्रीन अलगे कौन से केमिकल्स, ब्राउन अलगे कौन से केमिकल से सेल वॉल बनाता है, और रेड अलगे कौन से केमिकल से सेल वॉल बनाता है। इस सेल वॉल का मेजर काम क्या होगा? तो एज सच इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग शेप, protection from the mechanical injury. You can remember your term, protection from mechanical injury। ठीक है। Then it is responsible for creating a barrier for undesirable or unsuitable molecules, and it is also responsible for cell to cell interactions। ठीक है।
इस प्रकार से कुछ हमको सेल टू सेल इंटरेक्शंस दिखाई देंगे, जहां पे एक सेल दूसरे सेल से लिंक्ड होता है विद द हेल्प ऑफ मिडल लैमेले एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मिडल लैमेले एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, अगर मुझे दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना रहेगा, तो डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल जंक्शन होता है बेटा, ये याद रखना। इट इज अ सेल जंक्शन जो मिडल लैमेले और प्राइमरी सेल वॉल को चीरते हुए एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जा सकता है। और मिडल लैमेले किस केमिकल से कंपोज है? तो एज वी सेड, एनसीईआरटी के हिसाब से इट इज कंपोज्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज कैल्शियम पेक्टेट। बट याद रखना मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है, लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इट्स ओके इफ वी स्किप दिस इंफॉर्मेशन। जस्ट रिमेंबर दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। Plasmodesmata traversed by cell wall as well as middle lamellae. Traversed मतलब it passes through middle lamellae। यानी सीन क्या होता है कि अगर ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है हमारे पास, और इन दोनों सेल कहाँ पे करेंगे, अगर इन दोनों सेल के बीच में हमें कांटेक्ट चाहिए होगा, इन दोनों सेल्स के बीच में अगर कांटेक्ट चाहिए, तो इनिशियली तो ये बंद होगा। बट जब कांटेक्ट चाहिए होगा हमको इनके बीच में, तो क्या किया जा सकता है? यहाँ से बीच में इस प्रकार से टक 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 टक, and you have a bridge which is formed. This connection is called as plasmodesmata, जो धीरे 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 जैसे ही इनके बीच में केमिकल का ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा, तो इसको बंद भी कर दिया जाता है और दो सेल्स वापस से जैसे थे वैसे हो जाएंगे। अब क्लियर कुछ ऐसा, ठीक है। आई होप यहां तक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वी गो अहेड for the next structure within the cells, that is what you call it as cell membrane के बारे में देखते हैं हम। फटाफट देख लेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमारा एनसीईआरटी क्या क्या चीजें बता रहा है। सो या यूकैरियोटिक सेल्स का वी आर टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमेला। सो जनरली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज 7 नैनोमीटर्स के आसपास होता है, ठीक है। एंड इसका डिटेल स्टडी तब हुआ था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुका था, विच इज इन 1950s। एंड सबसे बेस्ट सेल जिसके द्वारा हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं is RBCs. Remember that. Because they do not have any membrane bound cell organelles present in them. Meaning they do have, but they have very less membrane bound cell organelles present in them. Because of which it becomes easier for us to study the cell membrane of RBCs rather than any other cell. ठीक है। जब बात करते हैं हम इस सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन का, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन का, तो आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो होता है वो 50 to 58%, यानी ऑलमोस्ट यू कैन कॉल इट एज 60% जो होता है वो प्रोटीन होता है उनके पास, एंड 40% जो होता है वो लिपिड्स होता है इनके पास। ऑलराइट बेटा, डू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम 60% दे रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 52%। सो यू रिमेंबर 52% रादर देन रिमेम्बरिंग दिस, ठीक है। हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि वो 52% होता है। इसके लिए थोड़ा और नीट कर दे इसको। ये हो गया तुम्हारा 52%, एंड ऑफ कोर्स यू हैव 40% ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट इन देम, and remaining 2 to 8%, that is 2 to 10%, will be carbohydrates present in them। जब बात आती है लिपिड की, सबसे पहले तो तीन प्रकार के लिपिड्स हमको इसमें दिखाई दे सकते हैं, which is phospholipids, cholesterol and other types of lipids, but majorly it is phospholipid। phospholipid जो होते हैं उनका स्ट्रक्चरली दे हैव अ हेड एंड दे हैव अ टेल। तो जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड दैट वी हैव। और जो टेल होता है इट इज हाइड्रोफोबिक हेड दैट वी हैव। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है बेटा, ये जनरली मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ लोकेटेड होगा, यानी कुछ इस प्रकार से डबल मेम्ब्रेन या डबल लेयर होता है, जिसमें टेल इज इनसाइड एंड हेड इज आउटसाइड। आगे क्लियर बेटा? ये पूरा जो लिपिड होगा जो हमको दिखाई देता है, इट इज बेसिकली अ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड लिपिड होंगे ये, ठीक है।
ये फॉस्फोलिपिड का हमें लेयर बताया गया है या प्रोटीन बताया गया है, लिपिड क्या और कैसे होता है, बट फिलहाल हमें उसका जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। जो लिपिड सबसे ज्यादा सेल में दिखाई दिया जाता है वो होता है लेसिथिन। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो लेसिथिन का है। इसमें हमें दो चीजें याद रखनी कि इसके पास फॉस्फेट भी होता है और इसके पास नाइट्रोजन भी होता है। सो मेनी टाइम्स दिस phospholipid can also be nitrogen lipids as well, ठीक है। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट व्हाट लिपिड्स आर, उसके डिटेल्स नहीं। जैसे मैंने कहा कि इसके पास हेड रीजन होता है विच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, टेल रीजन होता है विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन नेचर, ठीक है। uh, जब हम इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर ही देखेंगे विच इज नथिंग बट व्हाट यू कॉल इट एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, which is given to us by two scientists, that is Singer and Nicholson, ठीक है। सिंगर और निकोलसन। ओ ओ, चलो इसको थोड़ा नीचे। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब ठीक है, अब दिख रहा है। ऑलराइट, सो ये चीज हमें बताई गई थी, ये मॉडल हमें दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। ऑफ कोर्स इनके पहले काफी सारे मॉडल्स आए थे बट ये हमें याद रखने का जरूरत नहीं है। जब हमारा एनसीईआरटी याद रह जाएगा तब ये सारे इन्फॉर्मेशन हम याद रख सकते हैं, फिलहाल वो याद रखने का जरूरत हमें नहीं है। तो सिंगर और निकोलसन ने हमें दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में उन्होंने क्या बताया था, तो हम थोड़ा इसको और जूम कर देंगे यहीं पर, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया बेटा, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो लिपिड्स होते हैं ये बाई लेयर में दिखाई देंगे हमको, यानी दो दो लेयर्स होते हैं लिपिड के, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक लेयर ये हो गया, ठीक है। और दूसरा लेयर, चलो रंग बिरंगी कर देते हैं, एक लेयर ये हो गया और एक लेयर यहाँ पे ये वाला हो गया। ऐसे दो लेयर्स हो गए। कैन वी सी दिस, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर। अंदर की तरफ यू हैव टेल, बाहर की तरफ यू हैव हेड, ठीक है। सो हाइड्रोफिलिक रीजन इज टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट और आउटसाइड थिंग्स, एंड हाइड्रोफिलिक इज इनसाइड। इसके अलावा दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो जनरली ऊपर की तरफ रहते हैं, तो उनको निकाल के स्क्रेप करके आइसोलेट करके एक्सट्रैक्ट करके स्टडी करना आसान हो जाता है। सो दीज आर कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सरफेस पे एज वेल एज अंदर की तरफ दिखाई देते हैं अपने को। एज वी कैन सी, दे कैन बी फाउंड ऑन द सरफेस एज वेल एज दे आर फाउंड एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो इस वजह से इनको स्क्रेप करके निकालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इनको खुरद के निकालना और स्टडी करना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिस वजह से इसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन को किस बेसिस पे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी कहता है कि इनका डिस्टिंग्विश बेस्ड है, इनका डिस्टिंग्विश इज बेस्ड ऑन द ईज ऑफ स्टडी। जिसको स्टडी करना ज्यादा आसान है, ठीक है, जो प्रोटीन को इजीली स्क्रेप करके हम स्टडी कर सकते हैं, वो एक्सट्रिंसिक हो गया, और जिसको डिफिकल्ट है स्क्रेप करके स्टडी करना वो इंट्रिंसिक हो गया। इसके अलावा, इस प्रोटीन के अलावा जो शुगर्स होते हैं वो भी हमको लगे हुए दिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं that sugar can be attached to a protein. If sugar is attached to protein, then we call this particular structure as glycoprotein. And if sugar is attached to lipids, as we can see over here, so you can call it as glycolipids. Okay, we can call it as glycolipids. I hope the concept is clear. I'll erase this and write it in better. You can call it as glycolipids. I hope the concept is clear, beta. फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना। चलो इसको वन शॉट है, फटाफट जाना चाहिए हमारा। As we said, it was discovered by Singer and Nicholson. It is called as fluid mosaic model. It has two types of protein, extrinsic and intrinsic protein. Intrinsic proteins जो होते हैं, कुछ proteins ऐसे हैं which are completely buried inside. ठीक है, they are called as channel or tunnel protein or transmembrane protein, जैसे ion pumps हो गए। Some are partially buried in nature, which are generally enzymatic in nature. जब हम मूवमेंट का बात करते हैं तो ये देखा गया था कि जो लिपिड्स होते हैं उनका मूवमेंट काफी आसानी से हो जाता है,
तो लिपिड्स कैन हैव लैटरल मूवमेंट, यानी लिपिड्स जो है वो ऐसे मूव हो पाते हैं, एज वेल एज लिपिड कैन गो फॉर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट यानी ऐसे बेटा, इस मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ऑलराइट, सो लिपिड्स रेयरली बट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखा सकते हैं, और लैटरल मूवमेंट तो दिखाते ही। इनके इसी नेचर की वजह से हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी मिल रहा है। ठीक है, इसी नेचर की वजह से हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन इज हैविंग समथिंग कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। ऑलराइट बेटा, जब हम प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन लैटरल मूवमेंट कर सकता है, प्रोटीन ऐसे जा सकता है, लेकिन प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर नहीं सकता। सो इट विल नेवर शो अस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये एक पीवाईक्यू है, आ चुका है, तो इसे ध्यान रखना बेटा। ठीक है, गोइंग अहेड, फ्लूइड मेम्ब्रेन जो है इट इज क्वासी फ्लूइड। क्वासी मतलब क्या? सिंपल टर्म्स में इट इज सेमी फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, इट enables टू डू सी डी ई जी एफ एस, सी डी ई एफ जी एस, ए बी सी डी ई एफ जी एच की जगह पे यू हैव टू रिमेंबर सी डी ई जी, सी डी ई एफ जी एस, विच इज सेल डिविजन, एंडोसाइटोसिस। जब बहुत भारी मात्रा में चीजों का मूवमेंट करवाना रहेगा तो वी सेल जो है वो एंडोसाइटोसिस करता है मेम्ब्रेन की मदद से। एंडोसाइटोसिस क्या होगा? बाहर कोई भी खाना रहेगा उसको वो अंदर गल्प कर लेता है। ये बचपन में पढ़ चुके हैं आप, कुछ इस प्रकार से। और यही जब वो बाहर फेंक देगा, कुछ इस प्रकार से वो बाहर फेंक रहा है, तो उसे हम कह देंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इंटरसेल्युलर जंक्शंस बनाने में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो। जैसे यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अडेसिव जंक्शंस। ठीक है, अडेशन जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, वो सब बनाने में अपने को सेल मेम्ब्रेन हेल्प करेगा। सेल ग्रोथ और सेल सिक्रीशंस में भी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है काफी हद तक। अब इसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जनरली स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है या नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होगा। नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट यानी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं, कोई भी रैंडम चीज को उठा के वो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो ये जनरली हो सकता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा, एंड एक्सोसाइटोसिस एज वी आर अवेयर। ठीक है, एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ये क्या होता है? जब सेल के अंदर कोई फ्लूइड सब्सटेंस इनटेक किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस, कोई सॉलिड सब्सटेंस इनटेक करेगा तो उसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस। ठीक है, चलो ये हो गया साइड का चीज, ये हमें एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम फिलहाल सिर्फ बात करेंगे स्पेसिफिसिटी, मतलब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट का। अब बेटा जी समझने का कोशिश करो, जब कभी भी कोई भी केमिकल हाइड्रोफोबिक होगा, इफ द केमिकल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो उसका ट्रांसपोर्ट रैंडमली हो जाएगा, मतलब उसको कुछ परमिशन का जरूरत नहीं है, बिकॉज हाइड्रोफोबिक मतलब लिपिड लविंग हो गया। तो अगर वो लिपिड लविंग है तो वो तो खुशी खुशी ट्रांसपोर्ट करवाएगा ना, क्योंकि सेम बिरादरी का है। लिपिड लिपिड का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है सेम बिरादरी का होने की वजह से। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट तो डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन जब बारी आता है हाइड्रोफिलिक का, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, बिकॉज ये सेम बिरादरी से बिलोंग करते नहीं है। इनके मूवमेंट के लिए जनरली पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, बिफोर दैट इन जनरल उन्होंने पैसिव एक्टिव के बारे में हमको यहाँ पे बताया है, विच इज पैसिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे किसी भी प्रकार की एनर्जी का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, बट ये सिंपल होगा इफ इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोफोबिक। इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोफिलिक, अगर हम हाइड्रोफिलिक के बारे में बात करें बेटा, तो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हमको लगते हैं जो इनका ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। तो ये जो स्पेशल प्रोटीन्स है जो इनका ट्रांसपोर्ट करवाते हैं उन्हें हम कहेंगे फैसिलिटेटेड प्रोटीन। फैसिलिटेटेड protein. These class of protein are called as facilitated protein. Since the transport is through facilitated protein, the transport can be called as facilitated transport. All right. So when we talk about simple diffusion, chemicals like fats, non-polar substances, or small neutral molecules can go for simple diffusion. But for facilitated, it is with the help of proteins. So proteins are generally polar molecules like porins, which helps in transport of water.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जनरली होता है ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन पे. These are present on the membrane of cell organelles like mitochondria, chloroplast, etc. जबकि water का transport through cell membrane, it will require something as aquaporin. ठीक है? Now, when we talk about aquaporin, transport is through something called as osmosis. We know what is osmosis? Movement of water from higher concentration to lower concentration gradient. So diffusion, you use term diffusion of water from higher concentration to lower concentration will be called as osmosis. ठीक है? Water soluble gases के लिए there are protein channels which are available for transport. You have ligand gated channels, or in general gated channels which are also available, like ligand gated stimulus temperature voltage. So ion channels होते हैं, sodium potassium channels, which is sodium potassium pumps, basically what it is talking about. And this transport is an active transport molecule. ठीक है? So protein can be channel protein, transmembrane protein, or carrier proteins. ठीक है? I hope the protein concept is clear with us. Where we talk about sugar molecules, which are oligosaccharides, as discussed, वो लिपिड या प्रोटीन से अटैच्ड हो सकते हैं. लिपिड से अटैच्ड हुए तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, प्रोटीन से हुआ तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे. ठीक है? और ये जो लिपोप्रोटीन्स, सॉरी, ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये सेल रिकग्निशन में हेल्प करेगा. यानी ब्लड एंटीजेंस जो होते हैं वहां पे स्पर्म रिकग्निशन, विच इज फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन रिसेप्टर्स की तरह भी ये एक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, I hope it is clear up till here. This is a short distinguish that is given with regarding prokaryotic cells and eukaryotic cells, which you all can have a screenshot of and keep it as your memory. All right. So these are the differences between prokaryotes and eukaryotic cells that you all can take a screenshot of. And these are the similarities. They have same plasma membrane. They have same cytoplasm ka compositions. They have ribosomes, just that the difference is that prokaryotes will have 70S and eukaryotes have 70 plus 80S, and both of them will have DNA molecules. That is obvious. All right. So